आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10वीं के बच्चे जब बोर्ड एग्जाम के बाद फ्री होते हैं। इट इज़ मेरे हिसाब से तो लॉन्गेस्ट वेकेशन ऑफ देयर लाइफ। दसवीं के बाद उनका एग्ज़ाम ऑलमोस्ट सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो या एनी अदर बोर्ड, ओसी है, एसपी है, जो हमारे कॉमर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट्स, कॉमर्स के भी लेक्चर शुरू हो जाता है एज अ ब्रीच कोर्स, साइंस के भी लेक्चर शुरू हो जाते हैं एज अ ब्रीच कोर्स। 100% आप इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हो बैठकर। अगर आपको 0% मैथ्स पसंद, अगर बच्चों के पास 14 वीक्स है बोर्ड एग्जाम के पास, तो 3 से 4 हफ्ते तो उन्होंने हमें हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में खुद को कुछ करने की चाह है। Good afternoon, good morning, good evening, all of you, based on the time you're looking at. And good morning and good afternoon to Manohar sir and Sunil sir. Thank you for joining the today's podcast. आज के पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो बहुत ही क्रिटिकल है, क्रूशियल है, लगता आसान है बट है बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10वीं के बच्चे जब बोर्ड एग्ज़ाम के बाद फ्री होते हैं। इट इज़ मेरे हिसाब से तो लॉन्गेस्ट वेकेशन ऑफ देयर लाइफ। 10वीं के बाद उनका एग्ज़ाम ऑलमोस्ट सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो या एनी अदर बोर्ड, उनके पास 180 डेज से ज़्यादा का टाइम होता है, समय होता है। तो मेरा ये कहना है या पूछना है, हमारे पास डायरेक्टर्स ऑफ कॉमर्स और साइंस दोनों प्रेजेंट हैं। सुनील सर द डायरेक्टर ऑफ साइंस एंड मनोहर सर द डायरेक्टर ऑफ कॉमर्स, एंड I will represent those students who do not want to do anything. डिस्कशन का शुरुआत इससे करना है कि सर, पहला जो आप लोगों से मेरे विचार है, जो मैं जानना चाहूँगा कि आपके विचार क्या है, कि जब बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम दे देगा, क्योंकि पढ़ाई तो रेगुलर करता है, प्रेशर है बोर्ड एग्ज़ाम का, जब उसको छुट्टी मिलेगी तो जो मैंने फेस किया था कि उसके बाद पूरा ब्लैंक हो गया था, करे क्या, कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो पहले 4-5 दिन तो बहुत बोर होता है, एक हफ्ते। उसके बाद हम लोग के समय में ऐसा था कि पापा मम्मी ने बोरिया बिस्तर बंद करके बोला चलो गाँव। वी विजिटेड आवर विलेज, वहाँ पे भी 1 महीना, उसके बाद करे तो करे क्या। तो ये जो वैक्यूम क्रिएट होगा बच्चों की लाइफ में बोर्ड एग्जाम के बाद, उसको कैसे टैकल करें। मेरा पहला रिक्वेस्ट है कि सुनील सर उसमें अपने मत या अपने विचार पेश करें। यस सर, बहुत अच्छा ये सवाल है, क्योंकि एक टेंडेंसी हमारा पढ़ाई करने का बन चुका होता है 10th स्टैंडर्ड में, एंड स्पेशली लास्ट के 2 महीने में हर बच्चा टूवर्ड स्टडीज़ बहुत ही सीरियस हो जाता है, नो डाउट। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट एफर्ट्स वो देता है, एंड अचानक से पूरा करने के लिए कुछ नहीं बचता है। हालांकि हम, आई थिंक, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है आफ्टर 10th का, 1-2 हफ्ते तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि काफ़ी पढ़ाई किया था, थोड़ा सा एग्ज़ाम भी अच्छा गया था, तो 1-2 वीक तो रिलैक्स होने का काफ़ी मन किया। बट आफ्टर 2 वीक्स कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि वापस वो स्कूल का टाइम मिस करे, पढ़ाई का टाइम मिस कर रहा है, दिन पूरा खाली जा रहा है। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये सबके साथ ऐसा होता है, किसी के साथ थोड़ा जल्दी होगा, किसी के साथ थोड़ा लेट होगा। इसमें से कुछ बच्चे डेफिनेटली ऐसे होते हैं जो पहले ही प्री प्लानिंग करते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, कि मुझे आगे साइंस करना है, या मुझे आगे कॉमर्स करना है, या मुझे आगे आर्ट्स करना है। तो वो क्लियर होते हैं। कोई कोई बच्चे, मैंने हमारे टाइम पे जैसे मैं बात करूँ, तो इस टाइम को MSCIT कोर्स था कंप्यूटर का, बिकॉज पता था कि MSCIT कोर्स अगर आप करेंगे तो आगे जाके गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज जब मिलती है तो इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट का काफ़ी फायदा होता था। तो बहुत सारे लोग MSCIT कोर्स इस दौरान ज्वाइन करते थे। जो बच्चा बाकी फील्ड्स के लिए रेडी है, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स, वो अपना अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करता है। अगर किसी ने सोचा है कि मुझे आज 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 की अगर समय की मैं बात करूँ, तो आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कॉम्पिटिटिव दुनिया है, तो आगे जाके हमें JEE एग्ज़ाम देना है, नीट का एग्ज़ाम देना है। तो बच्चा अगर माइंड से क्लियर है, तो वो फर्स्ट डे ऑफ 11th ओनली वो अपना पढ़ाई शुरू करता है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली। यहाँ पर सवाल ये है, मैं उस पर थोड़ा मनोहर सर को भी इसके ऊपर उनके विचार पूछूंगा, कि अगर आप प्लान नहीं हो, आपको क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या करना है आफ्टर 10th, तो मनोहर सर आपके हिसाब से ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो
ये कह दूं कि मेरी राय में आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स आप इतने थके रहते हैं, इतना प्रेशर है आपके बोर्ड एग्जाम्स का, आप दिन भर स्टडीज कर रहे हैं, रात की आपकी नींद खराब है, तो मेरे हिसाब से दोनों होना चाहिए। जो पहला जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या करना चाहिए, हमने आराम करना चाहिए या स्किल बेस्ड कुछ हमने ट्रेनिंग लेना चाहिए, दोनों होना चाहिए। आराम कीजिए, आप सोइए, भरपूर सोइए, आपके दोस्तों से मिलिए, आपकी हॉबीज आप पूरी कीजिए, मोबाइल यूज कीजिए, लेकिन दिन भर आप खाली स्क्रोलिंग नहीं कर सकते। रही बात उनकी, मैं सब पे आता हूँ जो कॉमर्स के लिए जो डेडिकेटेड है या जिन्होंने सोचा है कि मुझे साइंस करना है, कुछ स्टडी की होगी इसके पीछे, कुछ गोल उनका होगा, कुछ उनका इंटरेस्ट होगा, उनका पैशन होगा। लेकिन ये सवाल है सुनील सर का कि अगर आप अभी तक डिसाइडेड नहीं हो कि क्या करना है, तो यही सबसे बेस्ट मौका है, ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप पूरे दिन फ्री हैं, अभी आप इस चीज की स्टडी कीजिए कि आपके लिए कौन सा कोर्स बना है। देखो, अगर आप क्लियर नहीं, अगर आपके पास आइडिया है नहीं कि आपको क्या करना है आगे चल के, तो इसका एक जो मेन जो बेसिक रीजन होगा वो ये होगा कि आपको स्कोप पता नहीं है कि कॉमर्स में क्या क्या स्कोप है, कि साइंस में क्या क्या स्कोप है। आपको अपने बारे में तो पता ही है, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ ऑब्वियसली। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके पैशन के हिसाब से कौन सा कोर्स आपके लिए सबसे ज्यादा कंपैटिबल है, इसकी आप स्टडी कीजिए। और अगर आपको पता चले कि साइंस इज फॉर मी, या कॉमर्स इज फॉर मी, या आर्ट्स इज फॉर मी, आप उसके हिसाब से आपकी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, स्टडीज कैसे स्टार्ट करेंगे, ये सवाल आएगा कि अभी तो हमारा एजुकेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ। आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स चुना है तो अकाउंटेंसी के जो बेसिक्स हैं, जैसे डेबिट है, क्रेडिट है, क्या चीजें हैं, आप इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट या दिलचस्पी दिखाकर स्टडीज कर सकते हैं। अगर आपको साइंस इंटरेस्ट है तो फिजिक्स है, मैथ्स के जो फॉर्मूलेज हैं, आप उसमें अपनी दिलचस्पी दिखा के थोड़ा सा आपका बेसिक कवर कर सकते हैं। अगर आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट है, थोड़े थोड़े बहुत करंट अफेयर्स, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, राइटिंग स्किल लेंगे, रीडिंग स्किल लेंगे, यानी आप बेसिकली अपने आप को तैयार कीजिए आगे आने वाले आपके कोर्स के लिए, आगे आने वाले आपके करियर बिल्डिंग कोर्सेज के लिए। ये पूरे 2 महीने, जैसे आपने कहा 180 डेज शायद 3 महीने होंगे, पूरी तरह से गांव में जाकर सिर्फ खेलकूद में, मनोरंजन में बिताना मेरे हिसाब से बहुत ही व्यर्थ होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है अपना हमारे लाइफ का। यहाँ से 10th तक तो हमने सिर्फ नॉलेज के लिए स्टडी की है, 10th के बाद में हम स्किल बेस्ड स्टडीज करने वाले हैं, हमारे हमारे ग्रोथ के लिए हम स्टडी करने वाले हैं, हमारे करियर बिल्डिंग के लिए स्टडी करने वाले हैं। तो ये जो 2 महीना है, ये एक समझो कि जो वॉइड क्रिएट हुआ आपके लिए, ये आप आगे का प्लानिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते कंटिन्यूइंग द सेम टॉक, मैं अगर आपसे पूछूं आप दोनों से कि 180 डेज का ब्रेक बच्चे को होने वाला है, अज्यूम करते कि 180 डेज से तो ज़्यादा ही होगा कभी, बट वी विल प्लान कि 180 डेज का ब्रेक अगर बच्चे को मिलने वाला है आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स, तो जैसा कि आप लोग ने बताया, मैं एक बार वापस से रिट्रेट कर देता हूँ या वापस से बता देता हूँ अपने बच्चों को, पेरेंट्स को, कि सर ने बोला, सुनील सर ने, कि 1 से 2 हफ्ते आप आराम कर सकते हो, थोड़ा सा आपको ओवरकम करने लगेगा, थोड़ा सा जो मेहनत आपने किया था वो, फिर आप प्री प्लान करिए, या जो MSCIT वगैरह है, अर्ली प्रिपरेशन अगर आपने प्लान किया है, JEE नीट वगैरह जो भी है, फर्स्ट डे आप अगर अप्रैल से जाना चाहते हैं, मनोहर सर ने भी यही बोला कि हाँ, आराम करना ज़रूरी है, रेस्ट करना ज़रूरी है कुछ हफ्तों तक। और अगर आपने प्लान नहीं किया है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें इस समय प्लान करिए और समझिए कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से क्या अलाइन होता है, राइट। बट क्वेश्चन पे मैं वापस आ रहा हूँ कि 180 दिन अगर बच्चे को ब्रेक है, तो आपके हिसाब से कैसे वो डिवाइड होना चाहिए, टेक्निकली, स्ट्रेटेजिकली, कैसे आप डिवाइड करके, ब्रेक करके बच्चों को देंगे कि इतने दिन ये करना चाहिए, इतने दिन ये करना चाहिए, इतने दिन ये करना चाहिए, या कुछ नहीं करना चाहिए। लेट अस स्टार्ट विद मनोहर सर। यस। हैं। यहाँ पर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपको आगे क्या करना है। अगर एक बच्चा है, जैसे हमने सोच लिया है, नॉट येट डिसाइडेड, तो विल फोकस फर्स्ट ऑन नॉट येट डिसाइडेड, देन विल फोकस कि जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये करना है, तो लेटेस्ट से मनोहर सर विल एड्रेस कि नॉट येट डिसाइडेड वाले को क्या करना चाहिए, और सुनील सर विल फोकस ऑन कि कुछ भी बच्चे ने कोर्स डिसाइड कर लिया, या तो CA बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो नॉट येट डिसाइडेड वाला मनोहर सर। देखो, आगे चलकर बच्चे जो भी कोर्स लेते हैं, ये मेरे हिसाब से 2 चीज़ों पे पूरी तरह डिपेंड करता है। एक तो अकॉर्डिंग टू गोल, आपका जो गोल है आपको डिसाइड करना है। ये पूरे जो आप कह रहे हैं 180 या मे बी उससे ज़्यादा जो दिन होंगे, अगर मान लो कि आपको लॉयर बनना है, मे बी आप प्रेरित होंगे महात्मा गांधी से या
मे बी जवाहरलाल नेहरू से या किसी भी बड़े शख्स से जो लॉयर थे, तो आपने आपका गोल अगर तय कर लिया है तो ऑब्वियसली आप फिर आर्ट्स की तरफ डायरेक्टेड होंगे। आप उसकी पूरी स्टडी कीजिए। यहाँ पर जो प्रिपरेटरी फेज जो है, जो वक्त हमें मिला है, ये सिर्फ आगे चलकर जो कोर्स हम करने वाले हैं उसके लिए नहीं होगा, खुद के स्किल बेस के लिए भी होगा। प्रॉपरली डिवीजन करना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ पर बताना कि अब इतने ही नंबर ऑफ डेज आपके इस स्किल को दे सकते हैं, या इतने ही नंबर ऑफ डेज आप हो सके तो पूरे दिन भर में आप सेगमेंट बना सकते हैं कि ये मे बी 1 घंटा जहाँ पर मैं इंस्टाग्राम पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं थोड़ा सा जो करियर करने वाला हूँ आगे चलकर उसकी स्टडी करें। अच्छा, यही इसी पे अगर हम आगे और जाएँ, अगर मान लो कि उसका गोल है कि मुझे बिज़नेस करना है, बिज़नेसमैन बनना है, तो ऑब्वियसली उसने कॉमर्स करना चाहिए, और कॉमर्स में उसने जो भी अंडरस्टैंडिंग उसकी है या ज़रूरत है जिस चीज़ की, उसने उस पे पढ़ाई करना चाहिए। वैसे अगर उसको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, डॉक्टर क्यों बनना है, इसके पीछे भी सवाल होना चाहिए ऑफ कोर्स, कि क्यों डॉक्टर बने। अगर उसको लगता है कि नहीं, मैं कुछ समाज में सुधारना चाहता हूँ, जो भी होगा, आप उसके लिए आप ऑब्वियसली आप साइंस में जाएँगे। वैसे आईएएस ऑफिसर बनना है, आपको आर्ट्स में जाना। अच्छा, आईएएस ऑफिसर के ही इंटरव्यू में एक से क्वेश्चन पूछा, जिसने कहा कि आईएएस ऑफिसर बनना है, तो प्रश्न पूछा गया कि क्यों बनना है? तो सामने से जवाब आया कि मुझे बनना है बिकॉज़ समाज में मुझे चेंजेस लाने हैं, मुझे इम्प्रूवमेंट लाना है, देश बदलना है, ऐसा। तो उनसे पूछा गया कि अगर आपको देश बदलना है तो आईएएस ऑफिसर ही क्यों? आप तो एनजीओ भी खुद से कर सकते हैं, आपको फिर ऑफिसर ही क्यों बनना है? तो इस पर कई सारे कैंडिडेट्स दरअसल आंसर दे नहीं पाए। ऑब्वियसली इसका आंसर सही-सही वही होता कि मेरी इच्छा है कि इम्प्रूवमेंट आए, देश को मैं डेवलप करूँ, लेकिन इसके 2 सेगमेंट होंगे, 2 तरीके होंगे। एक तो वो जो फॉर्मल तरीका होगा, आई विल ट्राई माय फॉर्मल तरीका। उस पे अगर मैं फेल होता हूँ तो ऑब्वियसली देयर इज़ अदर नॉन फॉर्मल तरीका भी है, जैसे एनजीओ, वहाँ से भी मैं ये करूँगा, लेकिन ये जो मेरा ड्रीम है इम्प्रूवमेंट का, मैं करके दिखाऊँगा। तो एक तो आपको आपका गोल तय करना है इस पूरे दौरान, इस छुट्टियों के दौरान। दूसरा आपका इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट बेस्ड भी आप कोर्सेज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अगर आपको मैथ्स बहुत पसंद है। अच्छा, मैथ्स बहुत पसंद है या मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके बीच में कई सारे ग्रेडेशंस हैं। यानी आपको 0% मैथ्स पसंद है, 25% मैथ्स पसंद है, 50% मैथ्स पसंद है, 75% मैथ्स पसंद है, 100%, आप इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हो बैठकर। अगर आपको 0% मैथ्स पसंद है, तो आपने ऑब्वियसली आर्ट्स की तरफ रुख करना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पर मैथ्स का कुछ खास रोल है नहीं। अगर आपको 25% मैथ्स पसंद है, यू कैन गो फॉर कॉमर्स विद एसपी। कॉमर्स में आप मैथ्स स्किप कर सकते हैं। अच्छा, 25% मैथ्स की फिर भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कॉमर्स लेंगे, वहाँ पर अकाउंटेंसी होगा, अकाउंटेंसी का बेस तो ऑब्वियसली मैथ्स है, थोड़ा बहुत तो उसमें मैथ्स का स्किल चाहिए। अगर आप 50% मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हो, तो यू शुड गो फॉर कॉमर्स विद मैथ्स, क्योंकि कॉमर्स का मैथ्स होने के बावजूद भी इतना डिफिकल्ट होता नहीं है। अगर आपको 75% मैथ्स पसंद है, यू शुड गो फॉर पीसीबी। अच्छा, पीसीबी मेरे कहने से शायद कई लोग शॉक होंगे कि ऐसे कैसे सर बोल रहे हैं, मैथ्स आप बोल रहे हो कि 75% पसंद है, आप बायोलॉजी के लिए आप ऑप्ट करने के लिए की बात कर रहे हैं। दरअसल पीसीबी में जो फिजिक्स है, फिजिक्स का पूरा फाउंडेशन मैथ्स है, तो आपको अच्छा खासा मैथ्स होना चाहिए। अगर आपका 100% अगर मैथ्स है, अच्छा खासा अगर आपका मैथ्स है, इंटरेस्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग भी है अबाउट मैथ्स, ऑब्वियसली आपने पीसीएम लेना चाहिए। तो आप बैठकर ये पूरे दौरान ये तय कीजिए कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, स्किल किसके अंदर है, गोल आपका क्या है। ये पूरा जो वक्त आपका जो मिला है, यू शुड यूटिलाइज दिस फॉर दिस थिंग। But sir, the burning question still remains: how will you divide 180 days as per this? मतलब 180 दिन को आप एक स्ट्रेटेजिकली बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे? इस पे मैं एक थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल अप्रोच इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो ये बर्निंग क्वेश्चन है कि सपोज मैं ही एक 10th का स्टूडेंट हूँ जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं साइंस जाऊँ या कॉमर्स जाऊँ या आर्ट जाऊँ। मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली कौन सा मेरे लिए सुटेबल रहेगा, या मैं अपने शायद स्किल सेट को भी नहीं जानता हूँ। जैसे ये भी पता होना कि मैं मैथ्स आगे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज 10th तक का मैथ्स और आगे का मैथ्स में काफ़ी बहुत बड़ा गैप है। तो आफ्टर रिजल्ट मेरे पास कुछ ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस को मैं एक्सप्लोर करूंगा। अगर मुझे साइंस जानना है, कॉमर्स जानना है, तो डेफिनेटली बिफोर रिजल्ट्स कई सारी जगह पर डेमो क्लासेस चलती है। कॉमर्स की चलती है, साइंस की चलती है, शायद आर्ट्स की शायद कम चलती होंगे, लेकिन साइंस एंड कॉमर्स की तो एक ब्रिज कोर्स के नाम पे क्लासेस चलती है। तो मैं एज अ स्टूडेंट जाके हर एक लेक्चर में अटेंड करूंगा। मैं जैसे कॉमर्स की बात करूँ तो अकाउंट्स का लेक्चर मैं अटेंड करूंगा, मैथ्स का लेक्चर अटेंड करूंगा, एसपी ओसी जो भी सब्जेक्ट्स है उनके लेक्चर्स अटेंड करूंगा। साइंस में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के लेक्चर्स अटेंड करूंगा। फिर रिजल्ट तक शायद जब मैं लेक्चर्स अटेंड करूंगा और मैं कंटेंट और कॉन्सेप्ट्स को देखूंगा,
आगे जाके करियर ऑप्शंस को भी उसके बारे में सोचूंगा, तो हो सकता है कि रिजल्ट तक मुझे क्लैरिटी मिले कि मैं आगे जाके कॉमर्स में अच्छा कर सकता हूँ या साइंस में अच्छा कर सकता हूँ। ये एक मुझे लगता है बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है जो हमें इस 180 डेज में एक्सप्लोर करना सर चाहिए। आपसे ये प्रश्न है मनोहर सर कि क्या ऐसे सपोर्ट कोर्सेस या डेमो कोर्सेस वेदा चलाती है जिसमें बच्चे हम ऑफर कर सकते हैं कि आप आइए बैठिए और आप फिर डिसाइड करिए कि आपको क्या आपके इंटरेस्ट से अलाइन हो रहा है। इज इट हैपनिंग? डेफिनेटली सर, जैसे ही बोर्ड का एग्जाम हो जाएगा तो ऑफ कोर्स जो बच्चे क्लियर है कि मुझे यही करना है वो तो नो डाउट इमीडिएट स्टार्ट करते हैं। तो वेदा की बात करो तो डेफिनेटली कॉमर्स के भी लेक्चर शुरू हो जाते हैं एज अ ब्रिज कोर्स, साइंस के भी लेक्चर शुरू हो जाते हैं एज अ ब्रिज कोर्स। टेंटेटिव डेट या टाइमिंग क्या रहेगा अगर साइंस की बात करें तो? टेंटेटिव डेट साइंस की अगर बात करें तो 7th of April 2026। मतलब आपने एक गैप रखा हुआ है अराउंड 3 वीक्स का। डेफिनेटली आई थिंक अराउंड 18 मार्च को हमारा फाइनल बोर्ड एग्जाम है स्टेट बोर्ड का, तो उसके ऑलमोस्ट 20 डेज के बाद वी कैन से कि अपना ये जो ब्रिज कोर्स है साइंस एंड कॉमर्स दोनों का शुरू हो रहा है। कॉमर्स का भी? यस, कंप्लीट कॉमर्स का थोड़ा सा लेट होगा, अल्टरनेट डे, मतलब साइंस और कॉमर्स ऑफ कोर्स पैरेलल नहीं चलेगा, वो अलग अलग दिन पे चलेगा। जैसे मैंने कहा कि जो नॉट एट डिसाइडेड स्टूडेंट्स हैं वो भी आके अटेंड कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ऐड करनी बहुत ज़रूरी है कॉमर्स को लेकर भी कि 10th स्टैंडर्ड तक ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं रहा जिसको देखकर ये तय किया जा सके कि वेदर दैट स्टूडेंट इज फॉर कॉमर्स, क्योंकि अकाउंटेंसी नाम की कोई सब्जेक्ट है नहीं, इकोनॉमिक्स सिर्फ सीबीएसई में है, वो भी ज़्यादा नहीं, इन डेप्थ नहीं है, ओसी है, एसपी है, जो हमारे कॉमर्स में जितनी भी चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे 10th तक थे नहीं। तो इसलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ए चाइल्ड टू अंडरस्टैंड, टू नो कि उसका इंटरेस्ट कॉमर्स में हो सकता है। इसलिए कॉमर्स का भी जो ब्रिज कोर्स है वो वेदा में होगा, लगभग उसी तारीख को होगा। अगर 7 अप्रैल अगर साइंस का ब्रिज कोर्स अगर हम शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 1-2 हफ्ते बाद इसलिए भी होगा क्योंकि जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि मुझे कहाँ जाना है, साइंस जाना है, कॉमर्स जाना है, तो पहले उन्हें एक कोर्स के लिए अटेंड करके तय कर लेना चाहिए कि वेदर आई एम गुड फॉर साइंस। उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीक में, मे बी 1-2 वीक के बाद में कॉमर्स का सेशन होगा। बेस्ड ऑन दिस ही कैन जज कि उसके लिए कौन सा कोर्स बना है। अच्छा, कॉमर्स के भी ब्रिज कोर्स में सिर्फ जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं या नहीं है हमें वो तय नहीं करना है। जो बच्चे इंटरेस्टेड है कॉमर्स में वो भी आकर बैठेंगे, बिकॉज कॉमर्स के आगे के जितने भी करियर कोर्सेज जैसे सीए है, सीएस है, या एसीसी करना है, या सीएमए करना है, सीपीए करना है, जितने भी कोर्सेज है उनके बारे में भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन बच्चों को 10th तक तो होता नहीं है, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम वेदा में उनको प्रोवाइड करने वाले हैं। एज पर माई कैलकुलेशन जो मैं देख रहा हूँ कि एक जो ब्रेक बच्चों को मिलेगा, सबैटिकल बोलिए या ब्रेक बोलिए, या उनका करियर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव है 11th-12th, अ मिनिमम ऑफ 14 वीक्स और 100 डेज के आसपास उनको मिलने वाला है। तो ये 14 वीक्स जो आपसे बातें हुई सुनील सर और मनोहर सर से, उससे ये समझ में आया कि फर्स्ट 3 वीक्स जो होंगे वो बच्चा अपने एट लेजर कर सकता है। मतलब उसको जो पसंद है, नहीं कुछ करना है तो नहीं करे। अगर बच्चा घर पे आराम करना चाहता है, दोस्तों के यहाँ जाना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता है, ही जस्ट वांट्स टू कीप हिज माइंड ओपन एंड कंप्लीटली वैक्यूम, खाली करना दिमाग भी बहुत ज़रूरी है। देन आफ्टर 3 वीक्स we at Veda have plans so we can call students for bridge course, and साइंस और कॉमर्स ऑल्टरनेट चलेगा, या जो बच्चा नॉट एट डिसाइडेड है, द वन हु इज़ नॉट वेरी क्लियर, 3 हफ्ते में वो थोड़ा वैक्यूम होने के बाद, दिमाग क्लियर होने के बाद भी वो समझ सकता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मे बी ही और शी विल बी एबल टू डिसाइड। बट उन बच्चों का क्या, मैं सुनील सर से क्वेश्चन डायरेक्ट करना चाहता हूँ जिन्होंने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे इंजीनियर ही बनना है, मुझे सीए ही बनना है, या मुझे एक फील्ड आर्किटेक्ट बनना है, या फिर ऐसे भी बच्चे जो मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है। तो क्या इन बच्चों के लिए हमने ऐसे कुछ प्लानिंग सिस्टम, ऐसा कुछ बनाया है सुनील सर आपके लिए? यस सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बात तो सारे स्टूडेंट्स, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि एक बात तो हम सबको समझ जाना है कि 10th स्टैंडर्ड का ये जो अभी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं ये हमारे लाइफ का
आखिरी एग्जाम होगा जो हम लास्ट के शायद 2-3 महीने में प्रिपेयर करके भी एक अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं। इसके बाद जितने भी हम एग्जाम्स देंगे, ये बहुत गौर से बात सुनिएगा, जितने भी एग्जाम्स देंगे ये लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, आप कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते। जैसे मैं नीट एग्जामिनेशन की बात करूं, जो भी बच्चे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, आपको 11th एंड 12th का 2 साल का एनसीईआरटी सिलेबस, आज तक तो हम स्टेट बोर्ड पढ़ते आए हैं, पर 11th-12th 2 साल का 100% सिलेबस हमें इस एनसीईआरटी सिलेबस हमें नीट के लिए पढ़ना पड़ता है। सेम सिलेबस हमें जेडब्ल्यू के लिए पढ़ना पड़ता है। तो डेफिनेटली इन एग्जाम्स का प्रिपरेशन, जिसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोलते हैं, इन एग्जाम्स का प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट पे डेफिनेटली नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, आगे का जो भी हमारा फ्यूचर करियर बनने वाला है वो विदाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो होने ही नहीं वाला है। मतलब आप कोई भी बड़े बड़े कोर्सेस उठा लो, वहां तक पहुंचने के लिए कॉम्पिटिटिव यानी एक बैरियर रखा हुआ है। चाहे आप 11th-12th आगे जाके ग्रेजुएशन करके एमपीएससी में जाते, तो एमपीएससी खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करता है। आपको आईएएस बनना है, आईआरएस बनना है, आईएफएस बनना है, तो डेफिनेटली यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करता है। आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे आईबीपीएस वगैरह नाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। इंजीनियरिंग में आप जाएंगे तो जेडब्ल्यू है, जेडब्ल्यू मेंस है, जेडब्ल्यू एडवांस है। महाराष्ट्र के कॉलेजेस की बात करूँ तो एमएसटी सीईटी है। मेडिकल फील्ड में आपको अगर एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, बीएचएमएस करना है, बीएमएस आयुर्वेदा करना है, या बीएचएमएस होम्योपैथी करना है, बीएसएमएस सिद्धा मेडिसिन करना है, तो उनके लिए नीट नाम का एग्जामिनेशन है। तो कहने का बात यह है कि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू ही हम आगे जा सकते हैं। आपने मर्चेंट नेवी भी सुना होगा, तो उसके लिए IMUCT नाम का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। या एनडीए आपने सुना होगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहां से आप आगे इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं, इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, या इंडियन नेवी में जा सकते हैं। तो बड़े बड़े जितने भी कोर्सेस है विदाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी सिर्फ 11th-12th हमें नहीं पढ़ना है, ये मेरा कंक्लूजन है कि 11th-12th रेगुलर एकेडमिक के साथ हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। तो ये मुद्दा समझना है कि हमें 2 सिलेबस हमें यहाँ पर पढ़ना है, और उसके लिए अर्ली स्टार्ट या अर्ली प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। तो एक बच्चे को रिजल्ट या मतलब रिजल्ट के पहले या बोर्ड एग्जाम खत्म होने के इमीडिएट बाद जो भी कोर्स हमने चूज किया है उसका अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर बच्चों के पास 14 वीक्स है बोर्ड एग्जाम के पास, तो 3 से 4 हफ्ते तो उन्होंने आराम से लेजर पे रखा, आराम किया, जो भी उनको करना था, पसंद था, वो किया या डिसाइड किया। और जिन बच्चों ने फिर डिसाइड कर लिया, जिन बच्चों ने सोच लिया कि अब हमें ये करना है, उन बच्चों के लिए आपने बचे हैं 10 वीक्स। तो क्या आप शॉर्ट में बता सकते हैं कि 10 वीक्स में आपने क्या प्लान किया है, कैसे, या कितने वीक का कोर्स है, या क्या उसमें किया जाता है, या हाउ इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू द किड? 10 वीक्स में बेसिकली पहले तो गैप को देखा जाएगा कि गैप एक बच्चा कौन सा फील करने वाला है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक हमारा बच्चा पूरा स्टेट बोर्ड का करिकुलम पढ़ाई किया है। एंड स्टेट बोर्ड का करिकुलम पढ़ाई करने के बाद चलो कंटिन्यूएशन में 11th-12th तो वो कर लेगा, बिकॉज वो सेम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, खाली सब्जेक्ट्स अलग होने वाले हैं। थोड़ा नो डाउट उसका जो सिलेबस है थोड़ा वास्ट है, बट एक कंटिन्यूएशन फील करने मिलता है। पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बात करेंगे तो वहां पर एनसीईआरटी सिलेबस आपको इंट्रोड्यूस होता है। जो स्टेट बोर्ड सिलेबस वर्सेस एनसीईआरटी सिलेबस में जो गैप है, जो अलाइनमेंट है, वो बहुत बड़ा गैप है। तो एज अ इंस्टीट्यूट हम ये कोशिश करेंगे कि इस गैप को कैसे फिल किया जाए, कि हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी जहां से शुरू होता है और स्टेट बोर्ड जहां पर खत्म होता है, इसके बीच का ब्रिज क्या है, और हमारे टीचर्स इस पे डेफिनेटली काम करेंगे कि ब्रिज को जल्दी से जल्दी कैसे फिल किया जाए। बिकॉज अगर मैं एक गलती जनरली बता दूं जो एक बच्चे से होती है, कि वो अपना जो प्रिपरेशन है लेट स्टार्ट करते हैं, और लेट स्टार्ट करने का उनको फिर बहुत ही नुकसान होता है। हम कहेंगे लेट स्टार्ट का मतलब है कि रिजल्ट आपका देखते देखते मई में आ जाएगा, फिर मई के बाद आपका ऑलमोस्ट 1 से 2 मंथ्स आपका कॉलेज, एक्चुअल कॉलेज एडमिशन एंड कॉलेज शुरू होने में जाएगा। तो ऑलरेडी यू आर 5 मंथ्स लेट। फिर आप अपना प्रिपरेशन सितंबर से शुरू करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर के मतलब मई में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के मई मंथ में आपका एग्जाम होगा। यानी जहां पर आपको पढ़ाई को 24 मंथ समय देना चाहिए था, वहां पे सीधा रिड्यूस होता है 18 मंथ्स। एंड 18 मंथ्स में आप रेगुलर स्टेट बोर्ड प्लस एनसीईआरटी सिलेबस कवर नहीं कर सकते।
तो इसके लिए आपको प्रॉपर 24 मंथ्स यूटिलाइज करना चाहिए पढ़ाई के लिए। तो एज ए इंस्टीट्यूट वी विल बी फोकसिंग ऑन कि बच्चे को जो एनसीईआरटी के लिए एक बेस या फाउंडेशन मिलना चाहिए, वो हम इस जो भी हमें वीक्स मिल रहे हैं बिफोर कॉलेज स्टार्ट, वो हम यूटिलाइज करेंगे। चलिए, ये बात तो समझ में आती है सुनील सर कि जो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो जेडब्ल्यू हो, नीट हो या फिर सीए के फाउंडेशन एग्जाम्स हो, तो उसमें उनको अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। स्पेशली ये उन बच्चों को समझ में आता है जो साइंस बैकग्राउंड या साइंस रिलेटेड चीज़ों में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनको जाना है, जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है। बट अब मेरा क्वेश्चन है मनोहर सर से, एज अ डायरेक्टर ऑफ कॉमर्स एट वेदा, कि सर क्या सेम प्रिपरेशन, सेम इंटेंसिटी, सेम फोकस हमें कॉमर्स में सीए एग्जाम के लिए चाहिए? अगर वो चाहिए तो आपके पास इन बच्चों के लिए क्या प्लानिंग है? नाइस नाइस क्वेश्चन। और ये कहना बहुत ज़रूरी है सर यहाँ पर कि कहीं बच्चों को इसलिए कॉमर्स पसंद है बिकॉज इट इज़ ईजी, कि थोड़ा सा मेहनत कम करना पड़ेगा, थोड़ी जंग कम होंगी लाइफ में, और इसलिए कॉमर्स में आ जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप कॉमर्स को 11th एंड 12th की तरह ही देख रहे हैं तो ज़रूर ये काफ़ी आसान है, लेकिन फिर जो चीज़ बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा अचीवेबल है, उसका आगे का जो सक्सेस है वो बहुत कम है। इसके बाद आपको करियर ग्रोथ तो मिलेगा नहीं। 11-12 के बाद में क्या किया जाए? 11-12 के बाद में कॉमर्स के जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, लगभग 90% ऑफ ऑल दोस प्रोफेशनल कोर्सेज गेट ओपन। आप 12 के बाद इमीडिएटली सीए कर सकते हैं, आप 12 के बाद इमीडिएटली सीएस, कंपनी सेक्रेटरी आई मीन, कर सकते हैं, आप 12 के बाद इमीडिएटली एसीसी कर सकते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े कोर्सेज हैं 12 के बाद। लेकिन अगर आप 11-12 सिर्फ 11-12 के सिलेबस पे फोकस कर रहे हैं, जैसे सर ने कहा, बहुत ही अच्छा पॉइंट कहा कि एनसीईआरटी सिलेबस है, ठीक वैसे ही अगर आप कॉमर्स में एसीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसीसी इज ए लंदन यूनिवर्सिटी कोर्स, तो वहां की स्टडी और हमारे स्टडी में कुछ खास मेल नहीं है। आप यहाँ के जो जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं या जो भी टेक्निकल लैंग्वेज में कहूंगा, वो एग्जैक्टली मैच नहीं होता। तो आपको 11th में ही या 12th में ही आपको एसीसी की स्टडी स्टार्ट करनी है, सी की पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो हार्डवर्क दोनों में भी सेम है लगभग। अगर आप साइंस लेंगे, इवन अगर आप आर्ट्स लेंगे, नो डाउट आपको तो हार्डवर्क करना ही है। तो प्रिपरेशन की बात करें अगर, तो ये जो 2 महीने का जो वक्त मिलता है बच्चों को, इसमें अगर किसी बच्चे ने तय कर लिया कि मुझे एसीसी करने लेटेस्ट से, तो बिकॉज आज के ज़माने में तो ऑनलाइन पूरी दुनिया आपके सामने है, आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप जितने भी पीडीएफ आप ले सकते हैं, उसकी आप स्टडी करके ये तय कर सकते हैं कि एम आई रियली मेड फॉर एसीसी, एम आई रियली मेड फॉर सीए। कई बच्चों का जो मिस्टेक हुआ है वो ऐसा हुआ है कि सीए फाउंडेशन तक किया उन्होंने, और फिर वहां पर या तो डिमोटिवेट हुए बिकॉज वो फेल हो गए। रिटर्न जर्नी बड़ा मुश्किल काम है। एक तो वो भी होता है कि आपने सीए करना शुरू किया तो ऑब्वियसली आप ढिंडोरा पीटते हैं कि हम सीए कर रहे हैं, तो एक है ना सोशल स्टेटस रहता है बच्चों के अंदर ही कि ये तो सीए वाला बच्चा है। फिर वहां पर जैसे आपकी नाकामयाबी होती है तो वो वक्त भी चला जाता है, और दूसरा कोई भी कोर्स करने के लिए फिर आप 2 कदम पीछे हट जाते हो। तो बहुत जरूरी है शुरुआत से प्लानिंग करना। फिर से वही दोहराऊंगा मैं कि कॉमर्स जस्ट बिकॉज इट इज इजी हमें नहीं लेना है, हमने चॉइस करना है कि कॉमर्स लेना है क्योंकि ये मेरा ड्रीम है। अगेन यहाँ पर एक लास्ट 2 सेंटेंस ऐड करूंगा, जो ड्रीम की बात कर रहा हूँ वो ड्रीम आपका होना चाहिए, ना कि आपके पेरेंट्स का होना चाहिए। बिकॉज कई दफा पेरेंट्स के जो प्रेशर है उसके चलते भी लिया जाता है कि पिताजी कहते हैं कि मैं सी नहीं बना तो आई विल लिव माई ड्रीम थ्रू यू। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा पेरेंट्स का भी जो है वो जिम्मेदारी है कि बच्चों का इंटरेस्ट देखें, उसके हिसाब से किया जाए। ऑल इन ऑल वही कहना है सर अगेन कि कॉमर्स आप ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत से आपको प्लानिंग करना होगा फॉर एनी प्रोफेशनल कोर्स दैट यू आर प्लानिंग। सर के स्टेटमेंट से ये तो याद आया, जो हम जोक्स मारते थे कॉलेज के टाइम में, एक जोक था अबाउट कॉमर्स एंड सीए, कि अभी उसमें जोक आपको समझेगा कि नहीं वो ज़रा एक बार मैं बता देता हूँ, कि बच्चा सीए का एग्ज़ाम दे रहा है फादर के साथ, वही जोक था। तो सीए इज़ दैट डिफ़िकल्ट, जो उसका ये है आपका परसेंटेज पासिंग है। जब मेरा भाई भी सीए है तो मैंने देखा अराउंड 3 to 4% होता है, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और जो बहुत बड़ा सर ने गोल्डन वर्ड्स बोले वो मैं रिपीट करूंगा, कॉमर्स इज़ नॉट ईजी, डोंट टेक इट कंसिडरिंग द सेम। आपको इजी समझ के नहीं जाना है, आपको क्या करना है, क्या आपकी चॉइस है, उसके हिसाब से आप पढ़ाई करिए, तो आपके लिए करियर बनेगा। अब यहाँ पर सर जो एक बच्चे का डाउट हो सकता है, वो डाउट मैं आपसे पूछूंगा कि चलिए हमने करियर भी डिसाइड कर लिया,
हमने प्लान भी कर लिया, बट हम फिर भी जो हमारा स्टार्ट का 3-4 हफ्ते हैं, या हमें कुछ ऐसे डाउट्स है कि भाई आई अंडरस्टैंड, आई विल मेक द ब्रिज, मैं ब्रिज कोर्स लूँगा, साइंस के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करूँगा, कॉमर्स के अकाउंट्स के बेसिक्स सीखूँगा, अगर मैं कॉमर्स में इंटरेस्टेड हूँ, अगर मैं साइंस में इंटरेस्टेड हूँ तो ये करूँगा, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कि मेरा कम्युनिकेशन कमज़ोर है, मेरा कम्युनिकेशन कमज़ोर है, मेरा पर्सनालिटी, मुझे लगता है कि मैं कम पड़ जाता हूँ, या मैं स्टेज पे बोल नहीं पाता हूँ, या मुझे स्टेज फियर है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे ओवरऑल एक अपने आप में इन बचे हुए जो मेरे पास 10-12 हफ्ते हैं, मुझे उस पर वर्क करना है। तो सुनील सर, मनोहर सर, ये बच्चों का डिमांड भी होता है बहुत बार कि भाई पढ़ना तो है, बेस करना है, मुझे इंजीनियर डॉक्टर बनना है, बट फ़ायदा क्या है वो सीए इंजीनियर डॉक्टर बन के कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कम्युनिकेशन वीक है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ स्टेज पे, या फिर मैं अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं सकता हूँ, या फिर मेरे अंदर वो सबसे इम्पोर्टेंट जो कमी है आज के बच्चों में, उसे हम बोलते हैं DIYers, मतलब डू इट योर सेल्फ। आज हर बच्चा या तो माँ पे डिपेंडेंट है, या फादर पे, या ब्रदर पे। आज अगर आप देखिए तो मेनली बच्चे घर पे 100 में से मुझे लगता है 10% ऐसे होंगे जो खुद खाना बना के खा सकते हैं, खुद कपड़े धो सकते हैं। तो क्या हमारे पास वेदा में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है, ऐसे कोई स्पेसिफिक डायरेक्टेड शॉर्ट कोर्सेस है, या ऐसा कुछ है जिससे कि हम बच्चों को इस मामले में कॉन्फिडेंट बना दें? ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, हमें तो बनना डॉक्टर है, बट हम साथ में ये भी सीखें, हमें बनना सीए है, बट हम इस साथ में अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सके, कॉन्फिडेंट बन सके, कम्युनिकेशन हमारा स्ट्रांग हो जाए, DIYer बन सके। क्या ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी ऑप्शन हमारे पास है? एक कॉरपोरेट में एक एम्प्लॉयज के बीच में एक सर्वे हुआ था, ये मैंने कहीं से सुना था। तो जितने भी एक कॉरपोरेट कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, सबको बुलाया गया और सबको सवाल पूछा गया कि 4 साल के इंजीनियरिंग में जो भी आपने, कुछ 42 सब्जेक्ट्स हमारे टाइम पे हुआ करते थे, आपने जो भी पढ़े, तो वो 42 सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो आपके काम में आपको कितना आता है। तो सर्वे ने ये आंसर दिया था कि सिर्फ 12.5% ही नॉलेज काम में आता है जो हमने 4 साल के इंजीनियरिंग से सीखा, एंड बाकी जो 87.5% जो है वो एक्चुअली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को चला जाता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका इंग्लिश पे कमांड कैसा है, आपका इंडस्ट्री नॉलेज कितना है, आप डिबेट कैसे कर सकते हो, आप इंटरव्यू कैसे दे सकते हो, आपको तो कहने का मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो हमें ध्यान रखना है कि आगे जाके अगर हमें सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो डेफिनेटली हमें हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करना चाहिए, एंड आई थिंक दिस इज राइट टाइम टू स्टार्ट। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर मैं वेदा की बात करूँ तो एंग्लोफाई कर नाम का एक कोर्स है विच वी आर गोइंग टू लॉन्च, एंड मैं चाहूंगा कि मनोहर सर इस पे, बिकॉज ही इज लीडिंग दिस कोर्स, तो मनोहर सर इस पे थोड़ा सा लाइट डालें तो बच्चों को कैसे फायदा दे सकता है। देखिए काफ़ी सारे कोर्सेस वेदा में दरअसल इस चीज़ को लेकर हैं। जैसे बहुत अच्छा मुद्दा, अच्छा एक टॉपिक सर ने निकाला है, और पेरेंट्स भी दरअसल इस चीज़ को शायद थोड़ा कम ही इंपॉर्टेंस देते हैं। DIY का वैसे फुल फॉर्म है डू इट योरसेल्फ। अच्छा, एक एक सर्वे ये भी किया गया था सर, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, जैसे उनका रिजल्ट निकला तो रिजल्ट के दिन उनसे पूछा गया कि आप आगे चल के क्या करने वाले, बिजनेस या कोई जॉब। तो जो बॉयज थे, अराउंड 88% बॉयज ने कहा कि जॉब, हम अच्छा खासा जॉब करेंगे। 12% कह रहे नहीं, कुछ और मे बी बिजनेस है। जो गर्ल्स है उनको पूछा गया, लगभग 96% गर्ल्स ने कहा कि अच्छा खासा जॉब करेंगे। 4% को कुछ और कहना था। अब ये जो बच्चे कह रहे हैं कि जॉब करेंगे, आई एम नॉट अगेंस्ट जॉब, लेकिन जो डू इट योरसेल्फ वाले जो बच्चे रहेंगे वो तो ऑब्वियसली खुद का ही बिजनेस की बात करेंगे, खुद को करना है उनको कुछ, खुद को कुछ करने की चाह बच्चों में, स्टूडेंट्स में पेरेंट्स की तरफ से तो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। जैसे आपने कहा कि खुद का खाना भी नहीं बना सकते, ऑब्वियसली इसके लिए पेरेंट्स भी बहुत जिम्मेदार है। तो हमने वेदा ने इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया है। पहले तो जैसे सर ने कहा, ऑब्वियसली इंग्लोफाई बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका नहीं है, आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं, काफी सारे थॉट्स हैं, लेकिन उसको पॉर करने के लिए, उसको किसी के सामने पेश करने के लिए आपका कम्युनिकेशन ही वो माध्यम है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, देखो वी आर नॉट फेवरिंग एनी लैंग्वेज, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जरूरी हम सीखें।
आप भले उसको मान दो, सम्मान दो, नहीं दो, ये आप पर है, लेकिन वो तो इम्पोर्टेंट है ही। मोबाइल फ़ोन से लेके सारी चीज़ें तो इंग्लिश में आती है। तो इसके लिए हमने एक पहल किया है कि इंग्लोफाई एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर कोई भी बच्चा, अच्छा ये बात सिर्फ उनके लिए नहीं है जो 10th में पास आउट हुए हैं, ये 12th में पास आउट हुए, या इवन जो हाउस मेकर्स है, जो घर पर जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए हमने इंग्लोफाई में लेवल्स बनाए हैं, जहाँ पर एक बहुत बेसिक लेवल की स्टडी होंगी, सिखाया जाएगा, फिर एक इंटरमीडिएट लेवल का होगा, फिर एक एडवांस लेवल का होगा, बेस्ड ऑन योर करंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो ये कोर्स है जो आने वाले 1-2 महीने में हम लॉन्च करेंगे। दूसरा जो बहुत और एक जरूरी कोर्स जो हमारे वेदा में पिछले 2 साल से वैसे हम चलाते आ रहे हैं, इस बार थोड़ा और एग्रीवेटेड फॉर्म में हम करेंगे, वो है वेदा फ्यूचर प्रेनर। देखो फ्यूचर प्रेनर जो शब्द है वो खुद ही एंटरप्रेन्योर और फ्यूचर इन शब्दों को मिक्स करके अमालगमेट करके बनाया। इसमें इस चीज का ध्यान दिया गया है कि बच्चे अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज दैट वी गेट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, जो बाहर की दुनिया है, हम इसको शायद स्ट्रीट स्मार्टनेस कह सकते हैं, तो वो दुनिया, बाहर की जो दुनिया जो इतनी चैलेंजिंग है बच्चों के लिए, बहुत ही कोजी एनवायरनमेंट में आज हम हैं। हमारे सामने चैलेंज क्या है, किताबें हैं, कि नेक्स्ट डे एग्जाम्स है, वो कैसे फेस करना है, कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, हम इसमें इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि बाहर की दुनिया से हमें कोई लेने देना है नहीं। तो मैं भी दरअसल इस फेज से गुजरा हूँ, जहां पर इतना मैं नर्ड्स कहलाता था अपने आप को, लोग कहते थे, ऑफकोर्स मैं तो नहीं कहता था कि तभी कीड़े, तो बाहर की दुनिया का उतना नॉलेज था नहीं, तो बहुत वक्त लगा उसके लिए। लकी हैं आज के बच्चे कि चलो ऐसे कोर्सेस मार्केट्स में हैं, खास करके हमने इसी चीज को सोचकर ये पहल ली है। फ्यूचर ट्रेनर में क्या होगा, तो बच्चों के टेक्स्ट बुक के नॉलेज के अलावा जो दूसरी चीजें हैं उनके सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल स्किल जो आगे चल के इतने चैलेंजेस हैं जिंदगी में, तो वो हम उसके लिए ट्रेनिंग करते हैं। लगभग आप समझिए कि एक 1 महीने का कोर्स होगा, हालांकि इसको हम थोड़ा सा एलोंगेट करते हैं बिकॉज हर दिन ये सेशंस नहीं होते। तो आप समझिए कि 21, 25 से 26 सेशंस होंगे, जहां पर उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज सर सेड, एज सर सजेस्टेड, उसके लिए हम काम करते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, जो सर कहना चाहते हैं कि वी डेफिनेटली हैव फ्यू कोर्सेज जो बच्चे भले ही करियर डिसाइड कर चुके हैं, उन्हें बनना सीए है या इंजीनियर या डॉक्टर, लेकिन जो बाकी सब ओवरऑल ग्रोथ है, ओवरऑल जो टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमने बात किया कम्युनिकेशन, स्टेज फियर नहीं होना चाहिए, DIYers होने चाहिए, यानी डू इट योरसेल्फ, वो बहुत सारी चीज़ें खुद कर सके, कॉन्फिडेंट रहें, उसके लिए हमने एक पैकेट में कोर्सेज चालू किए हैं, जिसमें वन है इंग्लोफाई, इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश, हाउ टू communicate, better words, everything, and futurepreneur, which is we are planning to give students की आगे फ्यूचर में वो खुद का भी कुछ कर सके, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ, ऐसा मेरा मानना है, जॉब सेक्टर नहीं देने वाला है। आगे इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है तो यहाँ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, और वो एंटरप्रेन्योर्स यानी DIYers जो खुद कुछ बनाएं और उसको नॉट ओनली नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाए। एंड इसके लिए शुरुआत हमने की है फ्यूचरप्रेन्योर सीनियर एंड जूनियर। जो बच्चे 12th के बाद आएंगे उनको सीनियर बोलेंगे, फ्यूचरप्रेन्योर सीनियर। जो 9-10 तक बच्चे हैं उनको हम कोर्स लॉन्च करेंगे फ्यूचरप्रेन्योर जूनियर। अच्छा, क्लोजिंग स्टेटमेंट अब सुनील सर और मनोहर सर से मुझे पूछना है कि ये लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट रहेगा। व्हाट आर योर प्लान्स, मतलब आपके प्लान्स क्या है कि बच्चे ने अभी डिसाइड किया बोर्ड एग्जाम होगा, तो कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स, हाउ विल यू कनेक्ट विद चाइल्ड की और पेरेंट की मालूम पड़े कि नहीं ऐसा कुछ है। डू यू हैव एनी स्पेसिफिक मेथड्स फॉर साइंस फील्ड एंड फॉर कॉमर्स? तो आई थिंक क्लोजिंग स्टेटमेंट अगर है तो कैसे है, क्या करना पड़ेगा पेरेंट को, बच्चे को, उनके दोस्तों को, प्लीज। डेफिनेटली आई थिंक वेदा टेक सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज अवेलेबल है। आप वेदा टेक चैनल अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे, तो वेदा टेक के नाम से इंस्टाग्राम पे हम अवेलेबल है। कॉमर्स वेदा टेक से अवेलेबल है, साइंस वेदा टेक से अवेलेबल है, iPrep Pro का भी एक चैनल है, CBSE वेदा टेक चैनल है। तो वहाँ पर ये रेगुलर अपडेट्स डेफिनेटली आते रहेंगे। इवन हम जो व्हाट्सएप पे भी हमारे चैनल्स अवेलेबल है, जो सर ने अभी एंग्लोफाई की बात की, तो एंग्लोफाई चैनल व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, iPrep Pro चैनल व्हाट्सएप पे अवेलेबल है। तो जितने भी यूट्यूब पे हमारे डिफरेंट चैनल्स अवेलेबल है, वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन हमेशा आता रहेगा। और वहाँ पे हमारे सबके नंबर्स इंक्लूडिंग CEO, CKO, CFO, CBO, जितने भी हमारे पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स टीम है, सबका नंबर ऑनलाइन अवेलेबल है, एंड आप वहाँ से डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो हमारा वेबसाइट भी है www.vedatech.com,
वहाँ से भी आप डायरेक्टली आपका रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं, जो हमें सीधा मिलेगा और फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। यस, नाइस नाइस। एग्जैक्टली लाइक सर सेड, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको वेदा का जो यूट्यूब चैनल है वो तो पता है ही, और ऊपर जो अभी फिलहाल जो नंबर आ रहे हैं आप इन पर भी कॉल करके हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और भले कॉमर्स हो साइंस हो, यहाँ पर हमने ज़्यादातर एम्फोसाइज किया है साइंस कॉमर्स के लिए, बट वेदा इज़ नॉट ओनली फॉर दीज टू स्ट्रीम्स। अगर आप आर्ट्स करना चाहते हैं तो येस, वी आर ऑलवेज रेडी टू गाइड यू, और कोई भी अगर दूसरे आप कोर्सेज करना चाहेंगे तो भी हम हमेशा आपके साथ हैं। और हमारे नंबर्स तो आप जो अगर बच्चे अगर हमारे देख रहे हैं वीडियो तो ऑब्वियसली आपके पास तो है ही, वी आर ऑलवेज फ्री, आप ऑब्वियसली हम फ्री मतलब कि लेक्चर्स में तो होते हैं, बट आपके कॉल्स के लिए वी आर ऑलवेज रेडी, वी ऑलवेज देयर। अगर बिजी हैं तो हम आपको कॉल बैक करेंगे, ऑफ कोर्स आपके जो भी कंसर्न रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, टू गाइड। Thank you, Sunil sir and Manohar sir, for closing statements, and thank you all you viewers, बच्चे और पेरेंट्स। ऐसे ही हम आपके लिए पॉडकास्ट लाते रहेंगे। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको लगा यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड हुआ है तो शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक यू।